बहुत समय पहले विशाल पर्वतों और घने जंगलों से घिरे हुए अनंतपुर राज्य में महाराज विक्रम सिंह का शासन था। ये राज्य अपनी समृद्धि, सुंदर बागों और भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन सबसे अधिक चर्चित थी महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी अदिति। राजकुमारी अदिति न केवल रूपवती थी, बल्कि जिद्दी और निडर भी थी। महल के सभी लोग उसकी आंखों की चमक और हंसी की खनक पर जान छिड़कते थे, लेकिन अदिति का दिल हमेशा रोमांच की तलाश करता। उसे महल की ऊंची दीवारों और सोने चांदी की चमक से ज्यादा जंगलों की रहस्यमयी गहराइयों में दिलचस्पी थी। इसी राज्य की सीमा पर एक अजीब किस्सा फैला हुआ था। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी चोर आता है, अमीर व्यापारियों से सोना चांदी लूट लेता है, लेकिन गरीबों के घरों के सामने थैली रखकर गायब हो जाता है। कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। लोग उसे नकाबपोश चोर कहते थे। राजकुमारी अदिति अक्सर इस नकाबपोश चोर की कहानियां सुनती और सोचती, कैसा इंसान होगा ये, चोर होकर भी गरीबों का मददगार। क्या ये सच में बुरा है या दुनिया ने उसे गलत समझा है? एक दिन अदिति महल की बालकनी से नीचे के बाजार की हलचल देख रही थी। अचानक उसने देखा कि सैनिकों का एक दस्ता शोर मचाते हुए बाजार की तरफ दौड़ा। पता चला कि नकाबपोश चोर ने अभी-अभी व्यापारियों की गाड़ी से जवाहरात लूटे हैं और जंगल की ओर भागा है। अदिति का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। यही मौका था, जिस इंसान के बारे में वो सपने देखती थी, उसे आज वो अपनी आंखों से देख सकती थी। बिना सोचे समझे उसने अपने खास घोड़े चंदर को काठी कसी और महल की पिछली दीवार से निकल पड़ी। घना जंगल, चांदनी रात और पेड़ों की सरसराहट, अदिति के लिए ये सब किसी कहानी जैसा था। वो अपने घोड़े को दौड़ाती चली जा रही थी। अचानक उसने देखा, एक काले कपड़े और नकाब में लिपटा हुआ युवक घोड़े पर सवार हवा की तरह भाग रहा था। उसकी पीठ पर झोला था जो जवाहरातों से भरा चमक रहा था। अदिति ने घोड़े को और तेज किया और आवाज दी, रुको, ओ नकाबपोश, तुमसे मिलना है मुझे। वो युवक चौंका, घोड़ा रोककर पीछे मुड़ा। चांदनी में उसकी आंखें चमक रही थीं, गहरी, रहस्यमयी, मगर उनमें एक अजीब सी मासूमियत भी छुपी थी। राजकुमारी, उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे पहचान गया हो। अदिति ने अचंभित रह गई, इस चोर को मेरा नाम कैसे पता? उससे पहले कि वो कुछ और पूछती, सैनिकों का शोर पास आता गया। नकाबपोश युवक मुस्कराया और बोला, राजकुमारी, अगर सच में मिलना चाहती हो तो कल रात इसी जगह आना, वरना शायद फिर कभी मौका ना मिले। और इतना कहकर वो जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। राजकुमारी अदिति वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल पहले से कहीं तेज धड़क रहा था। ये चोर कौन है? उसे उसका नाम कैसे पता? और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन क्यों था? उस रात अदिति को नींद नहीं आई। उसके मन में सवालों का तूफान था। अगली रात राजमहल में उत्सव का माहौल था। महल के प्रांगण में दीपों की कतारें जगमगा रही थी। महाराज विक्रम सिंह अपने दरबार में राज्य के मंत्रियों और व्यापारियों से बात कर रहे थे। बाहर ड्योढ़ी पर पहरेदारों की चौकसी दोगुनी थी, क्योंकि कल ही नकाबपोश चोर के फिर से प्रकट होने की खबर आई थी। लेकिन इन सब के बीच राजकुमारी अदिति के मन में कुछ और ही हलचल थी। उसका ध्यान न तो उत्सव में था और न ही नृत्य संगीत में। उसकी आंखों के सामने बार बार वही नकाबपोश चेहरा घूम रहा था, जिसकी रहस्यमयी आंखें कल रात चांदनी में चमक रही थी। क्या सचमुच वो आएगा? क्या ये कोई जाल है या फिर क्या मेरी जिंदगी बदलने वाली है? जब आधी रात हुई तो अदिति ने धीरे से अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। सैनिक पहरे में खड़े थे, लेकिन अदिति की चतुराई का कोई जवाब नहीं था। वो धीरे धीरे पीछे के गुप्त रास्ते से निकल गई, वही रास्ता जिसे बचपन में उसने महल की दाई से सीखा था। घोड़े चंद्र पर सवार होकर वो जंगल की ओर बढ़ी। चारों तरफ सन्नाटा था, पेड़ों की डालियां हवा में झूम रही थीं, और तभी एक पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा नकाबपोश युवक उसकी राह देख रहा था। जैसे ही अदिति पास आई, वो फुर्ती से कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमारी अदिति,
उसकी आवाज में इस बार एक अजीब अपनापन था। अदिति घोड़े से उतरी और गुस्से में बोली, तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नकाबपोश युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं वही हूं जिसे कभी इस राज्य ने अपना राजकुमार कहा था, लेकिन आज मुझे चोर कहा जाता है। राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार? लेकिन इस राज्य का तो केवल मैं एकलौती संतान हूं, फिर तुम? युवक ने धीरे धीरे अपना नकाब उतारा। चांदनी में उसका चेहरा साफ दिखा, तीज नयन नक्श, मगर आंखों ने दर्द की गहरी परतें। मेरा नाम आरव है, मैं इस राज्य का वारिस था, लेकिन मुझे धोखे से गद्दी से दूर कर दिया गया। मेरी माँ को दरबार की चालों ने छीन लिया। मैं महल से निकाला गया और जंगलों में भटकता रहा, लेकिन मैंने कसम खाई कि गरीबों के लिए लड़ूंगा। जो सोना चांदी दरबारियों की तिजोरियों में बंद है वो मेरा नहीं, जनता का है। इसीलिए मैं चोर बना, लेकिन केवल अमीरों से। अदिति के दिल में तूफान उठने लगा। उसकी आंखों में पहली बार चोर नहीं बल्कि एक पीड़ित राजकुमार नजर आ रहा था। अगर तुम सच कह रहे हो तो ये सब राज्य के सामने क्यों नहीं लाते? पिता से क्यों नहीं मिलते? अदिति ने धीमे स्वर में पूछा। आरव की आंखों में गुस्से की चमक आई। महाराज विक्रम सिंह ही वो इंसान है जिन्होंने मुझे धोखा दिया। मेरे पिता को जहर देकर मार दिया गया और मुझे गद्दी से दूर कर दिया गया। ये सुनकर अदिति हक्का बक्का रह गई। क्या ये सच हो सकता है? मेरे पिता और ये राजकुमार? उसके मन में विश्वास और संदेह की जंग शुरू हो गई। उसी समय जंगल की ओर से मशालों की रोशनी दिखी। सैनिकों का दल उनकी ओर बढ़ रहा था। आरव ने झटके से अदिति का हाथ पकड़ा और बोला, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो। अदिति का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चाहती तो सैनिकों को आवाज देकर आरव को पकड़वा सकती थी, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल ने उससे कहा, उस पर विश्वास करो। और अगले ही पल राजकुमारी अदिति ने चोर राजकुमार का हाथ थाम लिया। दोनों जंगल की गहराइयों में दौड़ पड़े। पीछे सैनिकों की आवाज गूंज रही थी, पकड़ो, चोर को भागने मत दो। लेकिन इस रात राजकुमारी ने एक ऐसा कदम उठा लिया था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जंगल की पगडंडियों पर दौड़ते हुए आखिरकार आरव और अदिति एक गुफा तक पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी भीतर झांक रही थी। बाहर सैनिकों के कदमों की आहट धीरे धीरे दूर जाती रही और फिर सन्नाटा छा गया। अदिति हाँप रही थी। वो गुस्से और हैरानी से आरव की ओर मुड़ी। ये सब क्या है? तुम मुझे इस तरह क्यों भगा लाए? मैं राजकुमारी हूं, कोई कैदी नहीं। आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता तो सैनिक तुम्हें पकड़कर दरबार में ले जाते और फिर महाराज विक्रम सिंह सोचते कि तुम मेरे साथ मिली हुई हो। तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाती। अदिति चौंकी। उसकी आंखों में सवाल तैर रहे थे। तुम बार बार मेरे पिता को दोष क्यों देते हो? वो तो न्यायप्रिय राजा हैं, पूरे राज्य में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। आरव की आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ चमक उठा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अदिति, सच्चाई वो नहीं है जो महल की दीवारों में सुनाई देती है। सच्चाई जंगलों और गरीबों के घरों में छुपी है। तुम्हारे पिता ने ही मेरे पिता महाराज रघुवीर सिंह को दरबार की साजिश में मरवा दिया और मुझे, असली वारिस को, राज्य से दूर फेंक दिया। अदिति स्तब्ध रह गई। उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आरव ने धीरे धीरे गुफा की दीवार पर हाथ रखा। वहां एक पुराना तलवार खंजर टंगा था जिस पर राजघराने का चिन्ह खुदा हुआ था। ये देखो, ये मेरे पिता की तलवार है। इस पर हमारे घराने का चिन्ह है। अगर तुम महल की तिजोरी में जाकर देखोगी तो तुम्हें यही चिन्ह राज्य के पुराने ध्वजों पर मिलेगा। अदिति ने तलवार को देखा तो उसका दिल डोलने लगा। बचपन में उसने ये चिन्ह राजकाज की पुरानी किताबों में देखा था, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई और राजघराना इस राज्य का असली वारिस हो सकता है। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर अदिति धीमे स्वर में बोली, अगर ये सब सच है तो तुमने इस रास्ते को क्यों चुना? चोरी क्यों? आरव की आंखों में आंसू छलक आए। क्योंकि मुझे अपनी पहचान वापस लेने के लिए ताकत चाहिए थी। मैं महल की सेना और खजाने का सामना अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं अमीर व्यापारियों से सोना लेकर गरीबों को दूं तो उनका दिल मेरे साथ होगा और एक दिन वही जनता मेरी सबसे बड़ी सेना बनेगी। अदिति उसकी बातों में डूबती चली गई। उसका दिल कह रहा था कि आरव झूठ नहीं बोल रहा। उसकी आंखों की सच्चाई, उसकी आवाज की कड़वाहट सब असली लग रही थी।
धीरे धीरे गुफा के बाहर सुबह की किरणें फैलने लगी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी। अदिति खिड़की से बाहर झांक कर बोली, मुझे अब महल लौटना होगा। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जाओ, लेकिन याद रखना अदिति, अब तुम जान चुकी हो कि असली सच क्या है। ये मत भूलना कि तुम्हारे पिता वही हैं जिन्होंने मुझे अनाथ बनाया। अदिति के कदम भारी हो गए। वो मुड़ी और गुफा से बाहर निकलने लगी। जाते जाते उसने एक बार पीछे देखा। आरव गुफा के अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द मिला हुआ था। उस पल अदिति समझ गई थी कि उसकी जिंदगी अब कभी वैसी नहीं रहेगी। सुबह का सूरज महल की ऊंची दीवारों पर सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। अदिति गुप्त रास्ते से वापस अपने कक्ष में पहुंची। उसके कपड़ों पर जंगल की धूल और बालों में पत्तियां फंसी हुई थीं। उसने जल्दी से दर्पण के सामने खड़े होकर खुद को संवारा ताकि किसी को शक न हो। लेकिन उसके मन में उथल-पुथल थी। क्या सचमुच मेरे पिता ने ऐसा किया होगा? क्या आरव सच बोल रहा है? अगर हाँ, तो मैं किसकी बेटी हूं? एक न्यायप्रिय राजा की या किसी गद्दार की? कुछ देर बाद दरबार का समय हुआ। महाराज विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों के बीच व्यापारी खड़े थे जो पिछली रात की चोरी का किस्सा सुना रहे थे। महाराज, उस नकाबपोश ने फिर हमला किया, हमारे जवाहरात ले गया। सैनिकों ने पीछा किया लेकिन वो जंगल की अंधेरी गुफाओं में गायब हो गया। महाराज ने गुस्से से तलवार की मूठ पर हाथ मारा। ये चोर अब हद पार कर रहा है। वो राज्य की इज्जत के लिए खतरा बन चुका है। मैं कसम खाता हूं उसे जल्द ही पकड़कर दरबार में लाऊंगा। अदिति ने ध्यान से अपने पिता का चेहरा देखा। उसमें गुस्सा था लेकिन कहीं न कहीं डर भी झलक रहा था। ये वही डर था जिसे उसने कल रात आरव की आंखों में देखा था, सच उजागर होने का डर। दरबार खत्म होने के बाद अदिति ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता के कक्ष में गई। पिताजी, उसकी आवाज़ धीमी और कांपती हुई थी। ये नकाबपोश चोर कौन है? लोग कहते हैं कि वो भी इस राज्य का वारिस था, क्या ये सच है? महाराज एक पल के लिए ठिठक गए। उनकी आंखों में हल्की घबराहट आई लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने कठोर चेहरा बना लिया। अदिति, ये सब झूठ है। वो चोर तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। असली राजघराना वही है जो आज सिंहासन पर बैठा है। याद रखो, वो तुम्हारा दुश्मन है। अदिति का दिल टूटने लगा। क्या पिता मुझसे सच छुपा रहे हैं या सचमुच आरव ही झूठा है? वो चुपचाप सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन उसी समय उसने महल के गलियारे में दरबार के पुराने मंत्री महामंत्री वशिष्ठ को देखा। वो बूढ़े थे लेकिन उनकी आंखों में हमेशा गहरी समझदारी झलकती थी। अदिति ने उनसे धीरे से कहा, गुरुजी, मुझे सच बताइए, क्या कभी इस राज्य में कोई और राजकुमार था? वशिष्ठ चौंक उठे। उन्होंने चारों ओर देखा कि कोई सुन न रहा हो। फिर धीमे स्वर में बोले, राजकुमारी, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें राज सिंहासन से भी छुपा लिया जाता है। हाँ, ये सच है कि कभी महाराज रघुबीर सिंह का राज चलता था। वो न्यायप्रिय और जनता का प्रिय राजा था। लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि वो बीमारी से मरे, पर दरबार की गलियों में फुसफुसाहट है कि उन्हें जहर दिया गया था। अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और उनका बेटा? वशिष्ठ ने गहरी सांस ली। उसे राज्य से बाहर कर दिया गया। उसकी मां की भी संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई। तभी से वो राजकुमार लापता है। लोग कहते हैं वो अब जंगलों में रहता है। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने जो कहा था वो सब सच निकला। उस रात अदिति अपने कक्ष में अकेली बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगर ये सच है तो पिताजी ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? और अगर आरव ही असली वारिस है तो मैं किसके साथ खड़ी रहूं? अचानक उसकी खिड़की पर एक कागज का टुकड़ा गिरा। उसने डरते डरते उसे उठाया। उसमें लिखा था, अदिति, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो कल रात नदी के किनारे आना। आरव। अदिति ने कागज कसकर सीने से लगा लिया। अब उसकी जिंदगी की राह तय होने वाली थी। रात का अंधेरा गहराने लगा था। महल की ऊंची दीवारों पर मशालें जल रही थी, पर अदिति के मन में बेचैनी थी। दिन भर उसने पिता की आंखों में झूठ और मंत्री वशिष्ठ की बातों में छुपा सच देखा था, और अब उसके पास केवल एक ही सहारा था, वो पत्र जो आरव ने भेजा था। आधी रात होते ही अदिति फिर गुप्त रास्ते से महल से बाहर निकली। चंद्रमा की रोशनी उसके रास्ते को चांदी की तरह चमका रही थी। घोड़े चंद्र पर सवार होकर वो नदी किनारे पहुंची।
नदी का पानी शांत बह रहा था और किनारे पर वही खड़ा था, आरव। उसकी परछाई पानी में लहरा रही थी। जैसे ही उसने अदिति को आते देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। मुझे पता था तुम आओगी, आरव ने धीरे से कहा। अदिति घोड़े से उतरी और सीधी उसकी आंखों में देखती हुई बोली, तुम्हारी बातें अब मुझे झूठ नहीं लगती। आज मैंने मंत्री वशिष्ठ से सब सुना। सचमुच तुम्हारे पिता राजा थे और तुम्हें गद्दी से दूर कर दिया गया। आरव की आंखों में आंसू तैर गए। तो तुमने सच मान लिया? अदिति ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं महाराज विक्रम सिंह की बेटी हूँ। मेरा खून, मेरी परवरिश सब उनसे जुड़ी है। मैं एक ही समय में तुम्हारे साथ और उनके खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती हूँ? आरव ने उसका हाथ थामा। अदिति, मैं तुमसे यही उम्मीद नहीं करता कि तुम अपनी बेटी होने का फर्ज भूल जाओ, लेकिन अगर तुम्हें अपने राज्य और जनता से सचमुच प्यार है तो तुम्हें सच्चाई का साथ देना होगा। तुम्हारे पिता ने न सिर्फ मेरे परिवार से गद्दारी की, बल्कि जनता से भी। उनका दरबार अब लालची व्यापारियों और भ्रष्ट दरबारियों के हाथों में है। अदिति चुप रही। उसके दिल की जंग और तेज हो गई थी। इसी बीच झाड़ियों से अचानक आवाज आई। दोनों चौकन्ने हो गए। आरव ने तुरंत अदिति को पीछे किया और अपनी तलवार निकाल ली। कुछ सैनिक झाड़ियों से निकलकर उन पर टूट पड़े। भागो अदिति, आरव ने कहा। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अदिति ने भी पास पड़ी लकड़ी उठा ली। दोनों ने मिलकर सैनिकों का सामना किया। आरव की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और अदिति की निडरता देखकर सैनिक भी हिचकने लगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। तभी अचानक नदी किनारे से ढोल और सीटी की आवाज आई। जंगल से कुछ नकाबपोश लोग निकले, आरव के साथ ही। उन्होंने सैनिकों को घेर लिया और कुछ ही देर में उन्हें पीछे हटना पड़ा। अदिति ने पहली बार देखा कि आरव अकेला नहीं है। उसके पास ऐसे लोग हैं जो अपनी जान देने को तैयार हैं। ये गरीब किसान, लकड़हारे और गांव वाले थे जिन्हें आरव ने अपना साथी बना लिया था। लड़ाई खत्म होने के बाद आरव ने अदिति की ओर देखा और बोला, अब तुमने देख लिया कि मैं अकेला चोर नहीं हूं। मैं जनता का बेटा हूं और ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, पूरे राज्य की है। अदिति की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, आरव, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें सावधानी से चलना होगा। अगर पिताजी को पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आरव ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। फिर भी हमें ये राह चुननी होगी। सच्चाई और न्याय की राह कभी आसान नहीं होती। चांदनी रात में दोनों के हाथ एक दूसरे में बंधे रहे। नदी का पानी बहता रहा, जैसे समय खुद गवाह बन गया हो कि अब अदिति और आरव की किस्मतें एक हो चुकी हैं। अगली सुबह महल में असामान्य खामोशी थी। पिछली रात की झड़प की खबर बिजली की तरह पूरे राज्य में फैल चुकी थी। नकाबपोश चोर और उसके साथी सैनिकों से भिड़ गए। दरबार में महाराज विक्रम सिंह गुस्से से लाल थे। ये चोर अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। वो गरीबों को बहकाकर उन्हें अपने साथ मिला रहा है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो विद्रोह हो जाएगा। दरबारी मंत्री एक सुर में बोले, महाराज, हमें इस चोर को मारने के लिए गुप्त योजना बनानी होगी, चाहे इसके लिए निर्दोष गांव वालों को भी कुचलना पड़े। ये सुनकर अदिति का दिल कांप गया। उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी, अगर जनता उसकी मदद कर रही है तो शायद उसकी बातें सच हों। क्या आपने कभी सोचा कि लोग आपको छोड़कर उसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज विक्रम सिंह की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। अदिति, तुम्हें ये बातें किसने सिखाईं? कहीं तुम उस चोर से मिली तो नहीं? अदिति का चेहरा पीला पड़ गया। उसने झुककर कहा, नहीं पिताजी, मैं सिर्फ जनता के दुख दर्द की बात कर रही हूं। महाराज ने गहरी सांस लेकर कहा, याद रखना, सिंहासन के खिलाफ जाने वाला हमारा दुश्मन है, चाहे वो चोर हो या कोई और। अदिति का दिल कांप उठा। उसने समझ लिया था कि सच बोलना अब खतरनाक होगा। उस रात अदिति ने गुप्त रास्ते से फिर आरव से मुलाकात की। नदी किनारे अलाव जल रहा था और उसके चारों ओर आरव के साथी बैठे थे। वो गरीब किसान और मजदूर थे जिनकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। आरव ने अदिति को देखते ही कहा, आज तुम बहुत बड़ा जोखिम उठाकर आई हो। अदिति ने दृढ़ आवाज में कहा, आरव, पिताजी अब जनता पर सख्ती करने की योजना बना रहे हैं।
वो गरीबों को कुचलने के लिए सेना भेज सकते हैं। हमें उनसे पहले दरबार का सच उजागर करना होगा। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी। लेकिन कैसे? उनके पास ताकत है, सेना है और दरबारियों का साथ है। अदिति ने सोचा और बोली, दरबार की गुप्त किताबें, पुराने दस्तावेज, उनमें जरूर तुम्हारे पिता की हत्या और साजिश का सबूत होगा। अगर हम उन्हें जनता के सामने ला दें तो कोई तुम्हारे सच को झुठला नहीं पाएगा। आरव मुस्कुराया। तो अब राजकुमारी अदिति भी नकाबपोश चोर की साथी बन गई है। अदिति की आंखों में हल्की चमक आई। हाँ, लेकिन इस राजकुमारी की तलवार अब न्याय के लिए उठेगी। अगले ही दिन अदिति ने चतुराई से महल की तिजोरी की चाबी प्राप्त की। रात को वह चुपके से वहां पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने भारी लोहे का दरवाजा खोला, अंदर एक और परछाई खड़ी दिखी। आरव, तुम? अदिति चौंकी। आरव मुस्कुराया। मैं तुम्हें अकेले खतरे में नहीं छोड़ सकता था। दोनों ने मिलकर पुराने दस्तावेज खंगाले और अचानक अदिति के हाथ एक चिट्ठी लगी जिस पर दरबार के कुछ मंत्रियों के हस्ताक्षर थे। उसमें लिखा था कि महाराज रघुवीर सिंह को जहर देने की साजिश रची गई थी और ये सब विक्रम सिंह को गद्दी पर बिठाने के लिए किया गया था। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। तो ये सच है? पिताजी ने गद्दी पाने के लिए हत्या करवाई थी? आरव ने उसका कंधा थामा। अब तुम्हें समझ आ गया अदिति। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो झूठ का साथ दो या सच का। अदिति ने गहरी सांस लेकर दस्तावेज सीने से लगा लिए। मैं अपने पिता की बेटी हूं, लेकिन इस राज्य की भी बेटी हूं। मैं जनता के साथ धोखा नहीं कर सकती। अब ये जंग में तुम्हारे साथ लड़ूंगी। उसके शब्द सुनकर आरव की आंखों में चमक भर आई। लेकिन तभी बाहर से तलवारों की खनखनाहट सुनाई दी। दरवाजा तोड़ते हुए सैनिक अंदर घुसे। चोर, राजकुमारी, तुम दोनों गद्दार हो! अदिति और आरव फंस चुके थे। सैनिकों ने तलवारें तानी हुई थी। तिजोरी का दरवाजा तोड़ा जा चुका था। राजकुमारी अदिति और नकाबपोश चोर आरव, तुम दोनों ने राजद्रोह किया है। सेनापति गरजा। अदिति ने दस्तावेज अपनी पोशाक में छुपा लिए, लेकिन सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। आरव तलवार निकालकर लड़ा, पर संख्या बहुत अधिक थी। कुछ ही देर में उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी गईं। अदिति ने भी खुद को पकड़वा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब सच छुपाना असंभव था। सुबह का दरबार लगा। महल का प्रांगण भरा हुआ था। जनता भी इकट्ठा की गई थी, ताकि सब देख सकें कि नकाबपोश चोर आखिरकार पकड़ा गया है। महाराज विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्सा और आहत गर्व झलक रहा था। आज इस राज्य की इज्जत को बचाने का दिन है। चोर आरव ने बार बार हमारे खिलाफ विद्रोह किया है, और मेरी अपनी बेटी राजकुमारी अदिति, उसने भी इस चोर का साथ दिया है। ये विश्वासघात है। दरबार में फुसफुसाहट गूंजने लगी। जनता में से कुछ लोग चिल्लाए, नहीं महाराज, ये चोर नहीं, हमारा मददगार है। इसने हमारे घरों में अनाज पहुंचाया जब दरबार ने हमारी सुधि तक नहीं ली। महाराज का चेहरा और लाल हो गया। चुप रहो, ये सब तुम्हें बहकाने की चाल है। आरव को बेड़ियों सहित दरबार के बीच खड़ा किया गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। महाराज विक्रम सिंह, तुम्हें पता है कि सच को कितनी भी दीवारों में कैद कर लो, वो बाहर आ ही जाता है। आज जनता देख लेगी कि कौन असली राजा है और कौन गद्दार। महाराज गरजे, चुप रहो, तुम्हारे जैसे अपराधी को सुनने की कोई जरूरत नहीं। तभी अदिति ने आगे बढ़कर कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अडिग साहस था। पिताजी, अगर आरव अपराधी है तो आप मुझे भी अपराधी कहिए, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वो गरीबों का मददगार है, और मैंने खुद आपके तिजोरी में वे दस्तावेज पाए हैं जिसमें महाराज रघुवीर सिंह को मारने की साजिश दर्ज है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री वशिष्ठ चौंक पड़े और जनता में हलचल मच गई। क्या हमारे पुराने राजा की हत्या की गई थी? क्या ये सच है? महाराज विक्रम सिंह के चेहरे पर पसीना छलक आया। उन्होंने गुस्से से कहा, ये झूठ है। मेरी बेटी बहक गई है। ये सब इस चोर की चाल है।
लेकिन अदिति ने अपनी पोशाक से दस्तावेज निकाले और ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाए। उसमें साफ लिखा था, महाराज रघुवीर सिंह को जहर दिया जाए ताकि सिंहासन विक्रम सिंह को सौंपा जा सके। इस योजना में कुछ दरबारी और व्यापारी शामिल होंगे। जनता में शोर मच गया। सच, ये सच है। हमारे असली राजा को धोखे से मारा गया। महाराज विक्रम सिंह की आंखों में डर साफ झलकने लगा। आरव ने बेड़ियां झटकते हुए कहा, अब तुम्हारा सच सामने आ गया विक्रम सिंह। अब जनता खुद फैसला करेगी कि इस राज्य का असली वारिस कौन है। दरबार में तनाव इतना बढ़ गया कि सैनिकों ने तलवारें खींच लीं। मंत्री घबरा गए और जनता उग्र होती चली गई। अदिति अपने पिता और आरव के बीच खड़ी हो गई। उसकी आवाज गूंज उठी, अगर इस दरबार में न्याय है तो आज फैसला जनता करेगी। चाहे मैं राजकुमारी हूं, पर मैं सच के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती। पूरा दरबार अब उथल-पुथल में था। जनता एक सुर में चिल्ला रही थी, आरव हमारा असली राजा है, हमें न्याय चाहिए। महाराज का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी गद्दी अब खतरे में है। दरबार में शोर बढ़ता ही जा रहा था। जनता की आवाजें गूंज रही थी, आरव हमारा असली राजा है, हमें न्याय चाहिए, गद्दी से उतारो गद्दार को। महाराज विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन गद्दारों को अभी यही खत्म कर दो। सैनिक तलवारें खींचकर आगे बढ़े, लेकिन तभी जनता का सैलाब दरबार के बाहर से अंदर घुस पड़ा। किसान, मजदूर और गरीब लोग अपने हाथों में डंडे, औजार और मशाले लिए चिल्ला रहे थे, अब और झूठ नहीं चलेगा, न्याय चाहिए। सैनिक और जनता आमने सामने आ गए। दरबार के भीतर अफरा तफरी मच गई। इसी बीच आरव आगे बढ़ा। उसकी बेड़ियां अब टूट चुकी थी। उसकी आवाज गूंज उठी, सैनिकों, सोचो तुम किसके लिए तलवार उठा रहे हो, उस राजा के लिए जिसने तुम्हें भूखा रखा, या उस जनता के लिए जिससे तुम खुद आए हो। कुछ सैनिक हिचकिचाने लगे, उनके हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे वो पीछे हट गए और जनता की तरफ जा खड़े हो गए। महाराज विक्रम सिंह दहाड़े, धोखेबाज, तुम सब कायर हो। अदिति आगे आई। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन आवाज दृढ़ थी। पिताजी, मैंने आपको हमेशा न्यायप्रिय माना था, लेकिन आज आपके सामने सच है। अगर आप सच को मान ले तो ये राज्य आपको माफ कर सकता है, लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो खून बहेगा। महाराज की आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा था। नहीं, मैं अपनी गद्दी नहीं छोड़ सकता। यही मेरी पहचान है, यही मेरी ताकत है। आरव ने तलवार उठाई, लेकिन अदिति उसके सामने खड़ी हो गई। नहीं आरव, अगर खून से न्याय मिलेगा तो ये राज्य कभी खुशहाल नहीं होगा। हमें खून से नहीं, सच्चाई से जीतना होगा। उसने दस्तावेज जनता के सामने लहराए। ये सबूत है कि महाराज रघुवीर सिंह असली राजा थे और आरव उनका बेटा है। जनता का हक है कि वही गद्दी पर बैठे। जनता ने एक साथ नारा लगाया, जय हो राजकुमार आरव की, जय हो न्याय की। महाराज विक्रम सिंह की ताकत अब टूट चुकी थी। सैनिक और दरबारियों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। थके टूटे और शर्मिंदा होकर उन्होंने सिंहासन से उठते हुए कहा, अगर किस्मत यही चाहती है तो मैं हार मानता हूं, लेकिन याद रखना अदिति, तुमने अपने पिता को खो दिया। उनकी आंखों से आंसू गिरे और वो धीरे धीरे दरबार छोड़कर चले गए। सन्नाटे के बीच आरव को जनता ने सिंहासन पर बैठाया। जय हो की गूंज महल की दीवारों से टकराकर आसमान तक पहुंच गई। लेकिन इस खुशी के बीच अदिति का दिल भारी था। उसने पिता को खो दिया था, पर सच और न्याय को पा लिया था। आरव ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, अदिति, तुम्हारे बिना ये जीत अधूरी थी। तुमने सच का साथ दिया और यही इस राज्य की असली जीत है। अदिति ने हाथ थामते हुए कहा, अब ये राज्य तुम्हारा है आरव, लेकिन याद रखना, राजा वही है जो जनता का बेटा हो। आरव ने सिर झुकाकर वादा किया, मैं कभी इस राज्य को धोखा नहीं दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।